शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैं इस थप्पड़ पे हैरान रह गई क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी गलती क्या है। और फिर मेरे शौहर ने मुझे बालों से पकड़कर अपनी माँ के सामने फेंका और ऐसे अल्फाज अदा किए कि मेरी रूह कांप गई। मैंने रोते हुए जुल्म की वजह पूछी तो मेरी सास ने जो बात कही वो सुनने के बाद मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा शौहर तो मेरे दिल में कई अरमान लिए मैं अपने शौहर के कमरे में सजी समरी बैठी थी। जेवरात और सुर्ख अरूसी खूबसूरत जोड़े में बैठी साकिब का इंतजार कर रही थी। अभी साकिब का इंतजार कर ही रही थी कि साकिब अभी कमरे में आएंगे और मुझे प्यार भरे अंदाज में मुंह दिखाई देंगे। मैं तो पहली नजर में ही इन पर मर मिटी थी। इनकी तस्वीर देखते ही मैं दिलो जान से इन पर फिदा हो गई थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे। शादी से पहले जब भी वो घर आते तो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाते और मेरी सास भी मुझसे बहुत प्यार जताती थी, मेरे बहुत लाड उठाती थी। हमारे निकाह की तकरीब 4 माह पहले ही हो चुकी थी। निकाह पर साकिब ने मुझे डायमंड की रिंग पहनाई थी। मेरी सारी दोस्तें और सारे रिश्तेदार मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे। बहुत खूबसूरत मेरा निकाह हुआ। इसके बाद मेरी सास ने मेरी वालिदा से इजाजत मांगी कि आलिया और साकिब को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए ताकि बेतकल्लुफी बढ़ सके। साकिब अक्सर गाड़ी में आता और मुझे अपने साथ बाहर किसी रेस्टोरेंट में ले जाता और हम खूब बातें करते, इंजॉय करते, रोमांटिक बातें करते। वो मुझे डिनर वगैरह करके घर छोड़ देता और हमारी जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हात थे और तब मेरे दिल में बहुत ही खुशी और तस्कीन हासिल होती थी। मगर कौन जानता था कि ये सब एक ढोंग होगा। मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। अभी रुखसती से 15 दिन पहले साकिब ने मुझे फोन पर ट्रिप के बारे में बताया कि मैं तुम्हें हनीमून पर नारान का गान लेकर जाऊंगा, हम बहुत सैरो तफरीह करेंगे। ये सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपने कमरे में आईने के आगे खड़ी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। मेरी वालिदा मुझसे कहती थी कि मेरी बेटी है ही बहुत प्यारी, देखना इसकी किस्मत भी बहुत प्यारी होगी। और मुझे क्या पता था कि ये इतना प्यार करने वाला शख्स मेरी जिंदगी को अजीब से दोराहे पे ला खड़ा करेगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब कहते हुए भी मेरा दिल लरज जाता है। अभी भी अपने कमरे में साकिब का शर्माते हुए बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अचानक साकिब बंदा दाखिल हुआ और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। वो मेरे पास बैठ गए और कुछ ना बोले। मुझे तो लगा था कि आज की रात वो मुझसे बहुत कुछ कहेंगे, मगर वो चुप थे। जब ये खामोशी तवील होने लगी तो मुझे कुछ ताज्जुब सा हुआ कि आखिर साकिब क्यों चुप हैं। मुझे तो कहता था कि वो मुझे मेरी मुंह दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ उलट था। साकिब तो गुस्से से सुर्ख हो रहे थे, वो मुसलसल खामोश थे। इस खामोशी को 20 मिनट गुजर गए। फिर मैंने हिम्मत करके बात शुरू की। मैं नजरें झुकाए हाथ साकिब की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी कि लाएं मेरी मुंह दिखाई दें। मैंने बड़े मान से ये बात कही थी तो इन्होंने मुझे मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा जो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। इनका थप्पड़ खाते ही मैं बेड पर गिर गई। उठने की हिम्मत भी नहीं थी कि वो मुझे मेरे बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। मैं तो समझ ही नहीं पाई मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैंने कहा साकिब मेरे बाल छोड़े, मगर इन्होंने मुझे बाहर बैठे मेरी सास सकीना बेगम के कदमों में जाकर फेंक दिया और बोले चल अम्मा, जो तूने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब ये लड़की तेरे हवाले है। सालों से जिस बदले की आग में तू जल रही है, अपना एक एक हिसाब पूरा कर ले। जो सुनते ही मैं शस्त्र रह गई और कांप उठी। मेरा रुखसार थप्पड़ से सुर्ख हो चुका था और मेरे बाल गिर गए थे। मेरी बहुत बुरी हालत थी। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। मैं बहुत नाजुक सी तबीयत की मालिक थी। आज तक मेरे वालिदैन ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। वो मुझसे इतना प्यार करते थे और पहली रात ही मैं थप्पड़ खा चुकी थी। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं वहां अपनी सास के कदमों में गिरकर रो रही थी। वो मुझे बहुत गुस्से से घूर रही थी। इनकी आंखों में तो जैसे बदले की आग थी। इन्होंने अपने हाथों से मेरे जबड़ों को जोरों से पकड़ा और कहने लगी बरसों से इंतजार था इस वक्त का मुझे, और वो आज आ गया। अब देखना बहुत मजा आएगा। मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तुम मौत की दुआ मांगोगी। ये कहकर इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक अंधेरे कमरे में जाकर बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही कि मुझे क्यों यहाँ बंद किया गया है, मेरा कसूर किया है। मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया। इस कमरे में ना ही कोई लाइट थी और ना ही कोई पंखा, बस एक छोटी सी खिड़की थी, वो भी बहुत ऊंची थी, जहां से चांद की रोशनी आ रही थी। आसमान दिखाई दे रहा था। मुझे कमरे में काफी वक्त गुजर चुका था और वहां कोई नहीं आया। और अब तो ये हालत थी कि मैं रो रो कर थक चुकी थी, भूख से निढाल हो रही थी। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई कि अचानक
अचानक मेरी सास सकीना बेगम ने दरवाजा खोला, एक प्लेट में खाना और एक गिलास पानी का लिए गुस्से से मेरे सामने प्लेट पटक कर रख दी और मेरे सामने बैठ गई और शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगी, बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी। वो कहने लगी, ये ले खाना खा, आखिर तुझे जिंदा भी तो रखना है, तुझे मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। ये सब देखकर मेरी आंखों में बहुत से सवाल उठ रहे थे। मैंने इनसे पूछने की कोशिश की कि मुझे बताएं आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। इस बात का जवाब देने के बजाय इन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मुझे बहुत बुरी तरह पीटने लगी। मैं बहुत रोई, चिल्लाई। पीछे खड़े साकिब ये सारा मंजर देख रहे थे पर खामोश थे और गुस्से से जोर जोर से कदम उठाते हुए कहीं चले गए। फिर सकीना बेगम ने मुझे बहुत मारा कि मेरे जिस्म पर जख्म कर दिए और जब मार कर थक गई और फिर दोबारा से मुझे इसी कमरे में बंद करके चली गई। दर्द के मारे मेरा जोड़ जोड़ दुखने लगा था और होंठ के किनारों से तो खून भी निकल रहा था। मैं इस अजीबो गरीब कश्मकश में थी कि अचानक मेरी जिंदगी में ये कैसा मोड़ आ गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। मैं तड़प तड़प के रोई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इतना रोई कि रोते रोते मेरा हलक खुश्क हो गया और भूख से पेट में बल पड़ गए। ना चाहते हुए भी मैंने खाना खाया और फिर रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो क्या देखती हूँ, मेरे हाथ को मेरी सास रस्सी से बांध रही है। मैं फौरन उठकर बैठ गई और मैंने अपने हाथ खींचने चाहे लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं अपने आप को छुड़वा नहीं सकी। मैंने ये कहा कि आप मेरे साथ क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है। इनकी आंखों में तो जैसा खून उतर आया हो। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हुई पड़ी थी और मेरे हाथों को जोर से रस्सी से बांध दिया। दोबारा मेरे सामने बैठ के कहने लगी, सकीना बेगम नाम है मेरा, जब तक मैं तुझे अजियत में देखूंगी तब तक मेरे दिल को सुकून मिलता रहेगा। मैंने पूछा कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। सकीना बेगम कहने लगी कि इतनी भी जल्दी क्या है, बड़ी उम्र पड़ी है ये बताने के लिए कि तुम्हारा जुर्म क्या है। मेरे हाथों पे रस्सियों के निशानात पड़ चुके थे। मैंने अपना हाथ खींचकर आजाद करना चाहा मगर कलाइयों में से खून टपकने लगा। मैं अपनी आंखों में दर्दनाक आंसू लिए रो रही थी। वो भी एक वक्त था कि मेरे वालिद मुझे शहजादियों की तरह रखते थे। मुझे याद आने लगा एक बार फल काटते हुए मेरे हाथ पर हल्की सी छुरी क्या लग गई थी कि इन्होंने तो घर में तूफान उठा लिया था। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए पट्टी करवाने के लिए। मेरे वालिद मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते थे। कभी मेरी वालदा मुझे कोई काम कह देती तो मेरे वालिद फौरन टोक देते और वो कहते थे कि मेरी प्यारी बेटी को कोई काम ना कहा करो। मैं अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी और अब इस लाडली का हाल बहुत बुरा होता जा रहा था। मुझे अंधेरे से बहुत खौफ आता था। जिस कमरे में सकीना बेगम ने मुझे बंद कर रखा था, इस कमरे में तो रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह के वक्त इस छोटी सी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आती। मुझे इस कमरे में बंद किए कोई 10 दिन हो गए थे। मेरी जिंदगी तो जैसे अचानक से ऐसे दर्दनाक हो गई थी कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, जो कि मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था। मुझे कमरे में रात के वक्त तो इतना खौफ आता कि कभी बिल्लियों के गुर्राने की आवाज मेरे कानों में पहुंचती तो मैं खौफ के मारे कांपने लगती। मैं चीखती चिल्लाती और एक दिन मेरी चीखों की आवाज सुनकर साकिब आ गए। इन्होंने देखा कि मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है। इन्हें मुझे देखकर कुछ तरस आ गया तो वो मुझे इस कमरे से बाहर लेकर गए और ठंडे पानी का गिलास मेरे सामने रख दिया और खामोशी से मेरे पास खड़े हो गए और अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे कि जैसे इन्हें मेरी इस हालत पर तरस आ रहा हो। मैंने पानी पिया। इतनी देर में सकीना बेगम वहां आ गई और चीखने लगी, गुस्सा करने लगी, साकिब तुम्हें किसने कहा था कि इसको बाहर निकालने के लिए। और उसने मेरा हाथ पकड़कर वापस इस कमरे में जाने के लिए धकेल दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। और मैंने आवाजें दी कि रुकिए, मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है, मेरा कसूर क्या है, आप लोग मेरे साथ ऐसा जानवरों वाला क्यों सलूक कर रहे हैं, मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया है। इन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही। रो रो कर मेरी आंखें सूज गईं। दिन ब दिन मेरी रंगत खराब होने लगी। मुझे ठीक से खाने को नहीं दिया जाता था। इस अंधेरी कोठरी में कैद होकर रह गई थी। रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती रहती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मुझे इस अजाब से निकाल। मैंने इन लोगों से कहना ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ अपने रब से मदद मांगती थी क्योंकि इनके पूछने का मतलब मजीद मार खाना था। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अपने रब से रो रो कर दुआएं मांगी। फिर कुछ सुकून मिला। मुझे अपने रब से बहुत उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मैं यहाँ से आज़ादी हासिल कर लूंगी। वक्त गुजरता रहा। दिन ब दिन मेरी सास का मुझ पर जुल्म बढ़ता रहा। मुझे इतनी हैरानगी होती कि ये तो शादी से पहले मेरे इतने नखरे उठाती थी और आज मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। ये सोचती कि पता नहीं कौन सा बदला ले रही है, कैसा बदला है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मैं ही खत्म
ہو رہی تھی، میں بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی، میرا رنگ، میری خوبصورتی سب ڈھلتی جا رہی تھی۔ یہاں صرف 2 وقت کا کھانا ملتا اور ظلم کی تو حد ہی نہیں تھی، لیکن میں نا امید نہیں ہوئی تھی اور اللہ سے دعا جاری رکھی۔ جب ثاقب واپس آئے تو کچھ دوائیاں ثاقب نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ سکینہ بیگم کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض تھا۔ ثاقب نے انہیں کمرے میں لٹا کر مجھے آ کر کہا کہ آج سے کھانا تم بنا لیا کرو، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ سکینہ بیگم اپنے کچن میں مجھے پاؤں رکھنے بھی نہیں دیتی تھی، بس صفائی، جھاڑو پوچھا وغیرہ کرواتی تھی۔ پھر میں نے کچن بھی سنبھال لیا۔ میرے بنائے ہوئے کھانے ثاقب اور ان کی ماں کو کچھ پسند آنے لگے۔ جتنے دن وہ بھی خاموش رہی، میں نے ان کی خدمت کی اور بیماری کی حالت میں انہیں سنبھالا۔ وہ مجھ سے بات نہ کرتی اور نہ ہی میرے پاس آتی، کھانا کھاتی اور لیٹ جاتی اور آرام کرتی۔ مجھے کمرے سے کچھ آزادی مل رہی تھی، میری اللہ پر امید بڑھ گئی کہ ایک نہ ایک دن میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی کہ کسی طرح میری والدہ سے رابطہ ہو جائے، لیکن میرا رابطہ ہونا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ میرے پاس موبائل فون نہیں تھا، کیونکہ موبائل فون تو سسرال میں شوہر سے ہی گفٹ میں ملتے تھے، اور میری تو شادی کی رات ہی بھیانک اور دردناک تھی جو کہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ ابھی شکر ہوا کہ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ سکینہ بیگم کمرے میں آ گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر گرم پکوڑوں سے لگا دیے۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی۔ سکینہ بیگم تھی کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور وہاں گرم پتیلے سے میرا ہاتھ جل رہا تھا، میں تڑپ رہی تھی۔ اتنے میں ثاقب اندر آ گئے، انہوں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بچایا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اماں یہ کیسے جہالت والے کام کر رہی ہو، چھوڑ دو اسے، چلو میرے ساتھ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ یہ بول کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ میں رونے لگی، میرا ہاتھ جل چکا تھا۔ اپنی ماں کو ایک کمرے میں لے جا کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی، ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی پر میں ناکام رہی کیونکہ آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن کچن میں جب میں دوبارہ کھانا بنانے گئی تو سکینہ بیگم داخل ہوئی۔ پہلے تو میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، سوچا کہ پھر کچھ کریں گی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اپنے کچن میں سے کھانا پینا دیا اور لے کر باہر چلی گئی۔ ثاقب میرے پاس آئے اور بولے آؤ ہمارے ساتھ آ کر ناشتہ کرو، آج میں ناشتہ باہر سے لے کر آیا ہوں، تمہیں کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پر ویسے بھی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ناشتے کی ٹیبل پر لے گئے۔ میں ان کے ساتھ وہاں ایک چیئر پر بیٹھ گئی، وہاں پہ سکینہ بیگم اور ثاقب ناشتہ کرنے لگے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ ناشتہ کروں۔ یہ لمحات میرے لیے کچھ حیران کن تھے۔ ثاقب نے کہا یہ لو ناشتہ کر لو، آج تو ایسا تھا کہ بڑے ہی دن بعد کچھ پیٹ بھر کے کھایا ہوگا۔ ناشتہ کرتے ہی ثاقب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی اے سی چلا دیا۔ آج کا دن تو میرے لیے کچھ اور ہی نیا موڑ لے کر آیا تھا۔ ثاقب نے کہا کہ تم یہاں پر آرام کرو، شام میں آؤں گا، کمرے سے باہر مت آنا، کوشش کرنا بلا ضرورت کمرے سے باہر نہیں نکلنا، جب شام کو میں آؤں گا تو تم ریڈی رہنا، ہم آج رات کو باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ میں تو بس ان کی باتیں حیرانگی سے سنتی رہی۔ آخر کار 20 دن بعد ان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں خاموش کھڑی دیکھتی رہی اور وہ تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ کتنے دن بعد میں نے اپنے کمرے میں آ کر کچھ سکون لیا تھا، ورنہ 20 دن جو میں نے اندھیرے کمرے میں گزارے تھے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے سامنے تو یہ کمرہ میرے لیے جنت تھا۔ اپنے کپڑوں میں سے ایک نیا سوٹ نکالا اور فریش ہو کر تیار ہونے لگی۔ آج تو میں ایسے سوئی کہ شام کو ثاقب نے ہی مجھے آ کر اٹھایا تھا۔ ثاقب میرے لیے جوس اور ریفریشمنٹ کا کچھ سامان لے آئے، کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے لیے ایک کام کرنے والے نوکر کو لے کر آئے تھے، وہ کھانے پینے کی چیزیں ایک ٹرالی میں رکھ کر لایا تھا۔ ثاقب نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور ثاقب نے مجھے کہا یہ جوس پی کر ریڈی ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت ڈریس لایا ہوں، یہ پہن لو، ہم باہر چلیں گے اور آج تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا۔ یہ سن کر مجھے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ جس کا میں کتنے دنوں سے صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی وہ باتیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ میں جلدی سے ریڈی ہوئی، جب گھر سے نکل رہی تھی تو میری ساس سکینہ بیگم بھی بیٹھ گئی اور آرام سے ہمیں دیکھ رہی تھی پر کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مجھے اور ثاقب کو دیکھتی رہی لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ میں ان کی طرف دیکھ کر ڈر رہی تھی کہ ہمیں کہیں روکنے کی کوشش نہ کریں، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ اپنا ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ ثاقب نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلے تو بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں گئے، وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں ہم رخصتی سے پہلے جایا کرتے تھے، جہاں ہم رومانٹک باتیں کیا کرتے تھے۔ ثاقب نے مجھے آخری بار پھولوں کا گلدستہ بھی یہیں پر دیا تھا۔ ثاقب نے ساری میری فیوریٹ ڈشز آرڈر
की थी। खाना आने में अभी टाइम था और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिले। आज मुझे पता लगना था कि आखिरकार मुझे किस चीज की सजा मिली है। मैं यही सोच रही थी कि हमारा खाना आ गया। साकिब ने मुझे बहुत ही प्यार से खाना सर्व किया। मेरी तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन साकिब आराम से खाना खाए जा रहे थे। जैसे ही हमने डिनर किया, मैं इस इंतजार में थी कि वो मुझे कुछ बताएंगे। इन्होंने बिल पे करके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रेस्टोरेंट से बाहर लेके आए। आज वो बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। इतने दिन से इन्होंने ऐसी बेरुखी दिखाई थी, मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और आज फिर से जैसे रुखसती से पहले के दिन आ गए। इस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए था कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। मुझे एक बाग में ले गए, वहां पर एक बेंच पर बैठ गए। फिर मैंने इन्हें कहा कि मुझे बताएं ये सब क्या था। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि ये 20 दिन तुम्हारे कैसे थे। मैं क्या कहती, मैं तो रो पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि रोते रोते कहा मेरी जिंदगी के बहुत ही खौफनाक दिन थे जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे वालिद और वालदा ने तो मुझे बहुत ही शहजादियों की तरह रखा हुआ था। मुझ पर ये वक्त आएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये 20 दिन थे, हमने ऐसे ही 20 साल दर्दनाक अजियत में गुजारे हैं। वो उम्मीद बुखारा अपने ही वालिद की वजह से, ये बात वो भी मेरे अपने ही वालिद की वजह से। ये बात सुनकर आंखें मेरी फटी की फटी रह गई। साकिब बोले, पहले दौर में तुम्हारे वालिद इरफान मेरे वालिद बशीर के पास दुबई में जॉब किया करते थे, मगर बशीर साहब एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे और इरफान साहब इनके पास एक छोटी सी नौकरी किया करते थे। बशीर साहब को इरफान पर बहुत भरोसा था। इनका वो पर्सनल सेक्रेटरी था। हर परेशानी हर गम में बशीर साहब इरफान का बहुत साथ देते थे, इनको सपोर्ट करते थे। इनकी इकलौती बेटी थी जो कि बहुत ही मुनासिब घर से ताल्लुक रखती थी। बशीर साहब की यही गलती थी कि वो दिल के बहुत साफ थे और लोगों के धोखे में जल्दी आ जाते थे। इस तरह तुम्हारे वालिद इरफान ने मेरे बाप को एक बहुत बड़ा धोखा दिया। फाइल साइन करवानी होती तो वहां के बंद करके इन पे एहसान कर देते कि इरफान तो इतने सालों से सब कुछ संभाल रहा है और बहुत ही ईमानदारी से अपना किरदार अदा कर रहा है। मेरी अम्मी की हालत बिगड़ रही थी। फिर ये छोटी सी बहन पैदा हुई। मेरे वालिद को दुबई से फौरन कराची हमारे पास आना था। इन्होंने कहा कि सब कुछ इरफान संभालेगा। एक दिन इन्होंने एक ऐसी फाइल पर साइन करवाया कि जिसमें मेरी सारी कंपनी की मलकियत इरफान के नाम पर हो गई। जब मेरे वालिद यहाँ पहुंचे तो मेरी छोटी बहन पैदा होते ही इंतकाल कर चुकी थी। मेरे वालिद बहुत ही अफसुर्दा हो गए। इनका दिल नहीं किया हमें रोता छोड़कर वापस दुबई जाने का। वो कुछ माह हमारे पास रुक गए और इरफान को सारा बिजनेस, सारा काम फोन पर ही समझा दिया। इरफान बज़ाहिर अपना सब काम ईमानदारी से कर रहा था। जब मामला ठंडा पड़ा तो मेरे वालिद दोबारा दुबई गए तो क्या देखते हैं कि इरफान इस कंपनी का मालिक बना बैठा है। सारे स्टाफ को यही पता था कि सेकंड नंबर के अब इरफान इस कंपनी का मालिक है। बशीर साहब ने अपनी खुशी से इरफान को ये कंपनी दे दी है क्योंकि मेरे वालिद के पास ऐसी कंपनीज की कोई कमी नहीं थी। मगर मेरे वालिद को बहुत दुख हुआ। इतना बड़ा धोखा मुझे इरफान ने कैसे दे दिया। काश मैं वो पेपर्स पढ़ ही लेता। इन्होंने इरफान पर बहुत गुस्सा किया और धमकियां दी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इरफान ने फौरी प्लानिंग करके मेरे वालिद को कत्ल करवा दिया। इस दिन मुझे अपने वालिद का बेसब्री से इंतजार था। मैं अपना बर्थडे केक तैयार करके बैठा था, अपने वालिद का इंतजार कर रहा था। देखता क्या हूँ कि एक एम्बुलेंस आई जिसमें मेरे वालिद की बॉडी निकलती है और इस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था। ये दिन तो ऐसा हमारे लिए कयामत का था कि हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा और मेरी वालिदा कमजोर थी, वो क्या ही कर लेती। मेरी वालिद की तदफीन के बाद खानदान वाले और रिश्तेदारों ने मुझे दुबई जाने का कहा और बाकी कंपनीज की फाइल लाने का कहा क्योंकि इनके बाद तो मैं ही इनका इकलौता वारिस था। जब मैं अपने बड़ों के साथ दुबई गया तो वहां जाकर क्या पता लगता है कि बाकी की पावर ऑफ अथॉरिटी भी इरफान साहब के नाम है। ये देखकर हम सब परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। सब बातें तो ठीक हैं, तुम्हारे वालिद इरफान साहब ने सब कुछ हड़प लिया। मैं इस वक्त छोटा था, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सबके बीच में तुम्हारे वालिद का गिरबान पकड़कर इन्हें मारने लगा, लेकिन ये भूल गया था कि इस वक्त वो ताकतवर हैं। इरफान साहब को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। लोगों ने मुझे इनसे भी पीछे छिड़वा लिया, लेकिन वो तो बहुत ही संग दिल थे। इन्होंने मुझे इस वक्त कुछ नहीं कहा। मेरी वालिदा ने भी सब्र कर दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं अपनी वालिदा के साथ इसी घर में
रहता था, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। एक दिन मेरी वालिदा ने मुझे कुछ पैसे दिए कि सौदा लेकर आओ। मैं घर वापस आ रहा था कि अचानक एक गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे अगवा करवा लिया था और एक ऐसे कमरे में बंद करवा दिया जहां ना पंखा था ना रोशनी थी। मैं वहां रोता तड़पता रहा। 3 माह मैंने वहां गुजारे। तड़पा तड़पा कर एक वक्त का खाना देते और मारते भी, और मेरी अम्मी को धमकियां दी कि ये घर खाली कर दो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना अपना शोहर तो तुम खो चुकी हो, अब अपना बेटा भी खो बैठोगी। मेरी अम्मा डर गई। फौरन से इन्होंने घर तुम्हारे वालिद के कहने पर खाली कर दिया और हम वहां से बहुत दूर चले गए। हम दोनों बदले की आग में तड़प रहे थे। हम तो सड़क पर आ ही गए थे सिर्फ तुम्हारे वालिद के धोखे की वजह से, और इन 20 सालों में हमने बहुत ही तंगियां देखी। मेरी वालिदा मासियों की तरह लोगों के घरों में काम करती। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा वक्त बदलना शुरू हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की, जिससे मुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हासिल होती रही। फिर एक दिन दोबारा अपना बिजनेस अपने वालिद की तरह खड़ा किया। कोई हाथ से तो छीन सकता है लेकिन नसीब से नहीं। वैसे भी जिनके खून में अपने वालिद की तरह कारोबार करने की सलाहियत हो वो दोबारा भी खड़ा हो सकता है, चाहे इससे कोई कितना ही धोखे से छीन ले। मैंने अपनी वालिदा से कहा था कि रहने देते हैं, लेकिन मेरी माँ इतने सालों से मेरे वालिद को याद करके तड़पती रही, रोती रही। मेरे वालिद वालिदा से बहुत मोहब्बत करते थे। वो बदले की आग में जलती रही, और जब इन्हें पता चला कि इस इरफान की एक बेटी भी है और इरफान बाहर के मुल्क में दूसरी शहादतें करके बैठा है, जो अपना को सगा ना हो सका तो गैरों का क्या हो सकता है। लेकिन इसे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है। इसे तो इसने शहजादियों की तरह रखा हुआ है। इसकी जान तो असल इसकी बेटी नादिया में है। जब हम इसे अजियत देंगे तो हमारा कुछ बदला पूरा होगा। साकिब की बातें सुनकर मैं अपनी अजियत भूल गई थी। साकिब ने मुझे कहा, हमारा ऐसा ज़र्फ नहीं है। मैं तुम्हें फिर भी कहूंगा कि अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं बिताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ऐसी सोच नहीं रखता। तुम्हारे वालिद ने जो भी किया इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और मैंने अम्मा को भी यही समझाया कि तुम्हारे साथ ज्यादती या बदला लेकर हमें क्या मिल जाएगा। क्या मुझे मेरे वालिद मिल जाएंगे? जो वक्त हमने मुश्किलात में गुजारा वो तो गुजर चुका है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि तुम्हारे अपने वालिद या मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ये कहते हुए साकिब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शादी मैंने तुमसे बदला लेने के लिए की थी, लेकिन निकाह के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। शायद इसीलिए कहा जाता है कि निकाह में बहुत ताकत होती है। मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। इसकी सारी बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गई। मैंने इन्हें जवाब में कुछ नहीं कहा। साकिब परेशान हो गए क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे जवाब का भी बेसब्री से इंतजार था। साकिब कहने लगे, देखो वाकई मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जब माँ तुम्हारे पर जुल्म करती थी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो मैं भी पूरी पूरी रात कमरे में बैठता तड़पता रहता था और इनके सामने जाहिर नहीं करता था। मैंने कहा, ये सवाल तो मेरी वालिदा ने मुझसे बहुत पहले पूछा था जब मेरे वालिद ने दूसरी शादी की थी कि बताओ नादिया, क्या तुम अपने वालिद के साथ रहना चाहोगी या वालिद के साथ? तो मैंने अपनी वालिदा को चुना था, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दे चुकी थी और मैं इनके साथ ही रहती। मेरे वालिद तो मेरी शादी पर भी नहीं थे। इनसे मिले तो मुझे कितना अरसा गुजर चुका है। जब से इन्होंने दूसरी शादी की है मुझे भी ऐसे ही भूल गए हैं। ना ही फिर इन्होंने मुझे पलट कर देखा और ना ही मैं इनके पीछे गई। ये सुनकर साकिब खामोश हो गए। फिर मैंने इनका हाथ थामा और कहा, साकिब मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके बाद मेरी सास सकीना बेगम का रवैया बहुत अच्छा हो गया। एक दिन नाश्ते की टेबल पर वो मुझसे पूछने लगी, तुम लोग ट्रिप पर कब जा रहे हो? मैं एकदम से घबरा गई। इन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि हम अभी नहीं जा सकते, मुझे अपने ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, लेकिन अब कल जा रहे हैं, इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। फिर मेरी सास ने हमारे साथ मिलकर हमारी पैकिंग करवाई और इन्होंने अपने बुरे रवैये की मुझसे माफी भी मांगी। ये ट्रिप हमारे लिए बहुत यादगार और खूबसूरत लम्हात लेकर आया था। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।